Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. जी आया हूँ पखैर रागले and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और बुध वाले दिन यानी कि आज बुध की रात में हम आप एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं विद गेम ऑन है। ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँ, मैं एक वर्बल फ्लैश ज़रूर देना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हम किस हवाले से सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2010-11 यानी दिसंबर जनवरी में अगर हम बात करते हैं, वेलिंगटन में मेरा ख्याल है आखिरी जो है ना हम ओडीआई सीरीज़ वहाँ पर जीते थे न्यूजीलैंड में। तकरीबन 14 साल हो गए हैं इस बात को, यानी कि इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, एक डिसअपॉइंटिंग आउटिंग थी वो पाकिस्तान। नॉट जस्ट दैट, T20s ODIs दोनों पे बात करेंगे। उसके आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली PSL का जो हम कहते हैं अक्सर कि PSL X का जो है ना वो आगे का आवा जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं, इन सब और लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट है, टीम्स की प्रिपरेशन कैसी है, जो हमारे स्क्वाड्स हैं पिछली दफ़ा से अगर मुवाजना करते हैं इस दफ़ा कैसे, इन सभी गुफ्तगू के साथ मैं अपने मौज़ूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। लेकिन उनके लिए सबसे पहले सवाल एक ही है, जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से कनेक्ट करना चाहता हूँ, वहीं से ब्रिज करना चाहता हूँ, ये कि उनकी ईद कैसी गुजरी। और एक हमारी मेहमान है, उनको ईदी नहीं मिली थी, एक को मिल गई थी, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ या स्पोर्ट्स स्टूडियो में, इसके ऊपर एक और भी बात बोल दूं कि माशाल्लाह PSL के कमेंटेटर्स का अभी मैंने वो देखा चार्ट आया एक पूरा, तो इतने फौरन तो मेरा ख्याल है खिलाड़ी किसी स्क्वाड में नहीं है, तो PSL कमेंटेटर्स की टीम का भी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी पिच पर मौजूद होते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, इनकी कमेंट्री की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको जो है वो किसी की भी मात नहीं हो सकती। ही इज ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज वेल, मोस्ट सेन वॉइस इन पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट गुड लुकिंग फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये आपने जो कमेंटेटर्स की बात की तो उसमें मैं इमर्जिंग कैटेगरी में आता हूँ या ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, ये हमने तय किया हुआ है। लेकिन जब वो मैंने रूस्टर देखा मैंने कहा यार ये इतने सारे तो शायद किसी स्क्वाड में भी फॉरेन प्लेयर्स नहीं नजर आ रहे, बट आई थिंक दैट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग एज वेल। दूसरी जानिब ख़वातीनो हज़रात, हमारे लिए बड़ी एक दफ़ा फिर से खुशनसीबी की बात है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिनकी अगर हम बात करते हैं एज अ स्किपर, आई थिंक शी इज डन फिनोमिनल, मे इट बी वुमेन वनडे इंटरनेशनल्स या मे इट बी वुमेन T20 इंटरनेशनल्स। और इनके एनालिसिस रीसेंट पास में, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, इतनी टीम नहीं कामयाब हो सकी जितने माशाल्लाह इनके एनालिसिस कामयाब रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ मौजूद है द स्किपर हरसेल्फ मिस सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, बस थोड़ी उदास हूँ, ईदी नहीं मिली। ईदी नहीं मिली, अब पता चल गया। तो अब मैं सबसे पहला सवाल, बाजिद भाई ईद कैसी रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से शुरू करते हैं फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। ईद बहुत अच्छी गुजरी, मतलब लाहौरी जैसे मैंने जो पेशन गोई की थी कि नींद पूरी नहीं हुई। सुबह नमाज के बाद से ही सिलसिला शुरू, दोपहर को भी कोई चांस ही नहीं, दूसरे दिन भी ऐसी, तो ज़बरदस्त ईद। और मौसम भी कोई इतना बुरा नहीं था, ठीक था मौसम, तो इतना मसला नहीं हुआ। सही। और ईद की नमाज बहुत जल्दी कर देते हैं। बड़ा बजे पढ़ी आपने? 7 बजे। 7 बजे, हमारी तो 6 बजे हुई थी। 6 बजे फिर ठीक है। नहीं, मैं घर आ रहा था, अबू बाहर जा रहे थे, तो इसलिए वो ठीक नहीं रहा। वो तो दुबई में, नहीं भाई, पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा जी, सना की तरफ बढ़ते हैं। सना, आपकी ईद कैसी रही जरा डिस्कस करना चाहते हैं कि आप क्रिकेटर्स की फैमिली में, आपको पता है कि ईद पे भी शायद डिस्कशन ऐसी रहती होगी या नहीं? नहीं, उस पर हम लोगों का बयान होता है कि क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं होगी। अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। एबटाबाद में मनाई तो मौसम और भी अच्छा था। बातें मुझे करती, एबटाबाद में गोश्त खत्म हो गया, इतने बारबेक्यू हुए, 3 दिन गोश्त खत्म हो गया। पूछे जरा, बाकी वो बड़ी ईद पे होता है, उसकी तैयारी अलग से करेंगे। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सबसे पहले बाजी भाई, मेरा ख्याल है कि आप गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरा ख्याल है ये बात पहले भी हम कर ही चुके थे, एक्सपेक्टेड भी यही था। T20s में भी अनफॉर्चुनेट रहा थोड़ा सा। न्यूजीलैंड टूर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 5 T20s हमने खेले, जिनमें से हम एक जीते में कामयाब हुए, और 3 वनडे इंटरनेशनल थे जो कि हम तीनों के तीनों अनफॉर्चुनेटली हार गए। और रिजल्ट जो है उसमें पहला 9 विकेटों से हम हारते हैं, फिर उसके बाद दूसरा 5 विकेटों से हारते हैं, तीसरा जो है पाकिस्तान खुश नसीबी है हमारी कि हम जीत गए। हमने डेब्यू कराते हैं हसन का और वो आके अच्छा स्कोर करते हैं, उसके बाद फिर हम 115 रन से हारते हैं, फिर 8 विकेटों से हारते हैं, फिर हम ODIs की तरफ जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हम होपफुल हैं, शायद T20 में हम अच्छी टीम थे, अब हम ODIs में अच्छी टीम होंगे। तो पहला 75 रन से वो जीत जाते हैं, दूसरा 84 से, और जहां लगता है कि शायद आज हम जीत जाएंगे वहां भी हम 43 रन से हार जाते हैं। जी बाजिद भाई।
मतलब ईद के बाद फ़ौरन ही डिप्रेशन पे ले गया फ़ौरन। वो एक एक्सट्रीमिस्ट है ना, पहले 18वें फ्लोर पे लेके अब नीचे गिरा दिया। मसला हारने का मसला नहीं है। आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड में कब से हम 14 साल हो चुके नहीं जीते। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ में किसी से भी बात, मतलब आम दोस्त यार या किसी से भी आप कहीं पे भी जाएं तो किसी से भी बात करें तो एक्सपेक्टेशन हार की ही थी वो, जो कि मुझे पहली दफ़ा ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान टीम खेल रही है और प्रिडिक्टेबल, हम कहते थे अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रिडिक्टेबल हो गया। हर कोई कह रहा है कि यार नहीं हार जाएंगे, मुश्किल है, नहीं हार जाएंगे, नहीं हार जाएंगे, और हार ही जा रहे हैं। तो वो अलार्मिंग फैक्ट वो है। बाकी तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी साइड है। वो हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि हम न्यूजीलैंड को बड़ा हराते थे, लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत इंप्रूव कर गया एज अ वाइट बॉल साइड, बहुत इंप्रूव कर गया। बट आपकी भी जहाँ उन्होंने इम्प्रूव किया तो आपकी डिक्लाइन है। सो लेकिन मुझे ये बात काफ़ी हिट की कि लोग सारे यही कहते थे कि जी हार जाएंगे, कोई बंदा ऐसे नहीं आता, नहीं यार। अब ये कह रहे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट फॉलो करना भी छोड़ दिया है, विच इज़ एन अलार्मिंग थिंग टू नो। बट सना, आपकी तरफ आते हैं तो क्या हम टैक्टिकली साउंड नहीं थे, या हम टेक्निकली साउंड नहीं थे, या हम बिल्कुल भी किसी भी तरह साउंड नहीं थे? उसकी वजह इसके साथ एक रेफरेंस भी दे देता हूँ। रिजवान की एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि या तो विन होता है या लर्न होता है। मेरा ख्याल है लर्न कर लें तो फिर विन भी हो सकता है। जी देखिए, जब कोई भी टीम अगर कंसिस्टेंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है तो ना सिर्फ अपने हार के टाइम पे उनको सीखना पड़ता है, पर जब आप जीत भी रहे होते हैं तब भी आपने नज़र रखनी पड़ती है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें जीत की तरफ लेके जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम का जो पिछला ग्राफ रहा है पिछले 8-10 महीनों में, ख़ास तौर पे या साल में भी देख लें तो हमने काफ़ी मैचेस हारे हैं। विनिंग जो है वो हैबिट है, आप एकदम से इनकलकेट नहीं कर सकते, आपको वो छोटे छोटे मोमेंट्स जीतने पड़ते हैं। और वहाँ पर आपको डेफिनेटली टीम्स को देख के परेशानी होती है जहाँ वो उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते, आप एक विनिंग मोमेंट पे जाते हैं और हाथ से निकल जाता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम जहाँ पे खड़ी है, हम ये भी नहीं कह सकते हम लोग बहुत कन्विंसिंगली हार रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम करीब ही नहीं पहुँच रहे, हम वो उन मोमेंट्स के पास भी नहीं जा रहे जहाँ पर हमें लगे कि अच्छा ये मैच हमारे हाथ से निकल गया था। हम मैच में हैं ही नहीं। बहुत से मैचेस अब ऐसे हो चुके हैं कि जहां हम मैच में ही नहीं है, और अलार्मिंग इसलिए है ये चीज़। और जो बाजिद भाई ने बात की कि हम प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, मतलब पहले से पता है कि ये टीम इतना कुछ नहीं कर सकती, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप करीब ही नहीं आ रहे दूसरी टीम्स के, तो ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जीते हुए लश्कर में इंसान सीखता है या हारे हुए लश्कर में? इस सवाल में मैं आना चाहता हूँ, लेकिन बाजिद भाई एक इसके साथ सवाल और जोड़ना चाहता हूँ जहाँ पे उन्होंने विनिंग हैबिट की बात की है। अगर हम विनिंग हैबिट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने हराया, ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान सरफेस कर जाएगी और ये शायद हैबिट बन जाएगा। हमारी साउथ अफ्रीका को हमने हराया। कंसिस्टेंसी के साथ क्या इशू है? और अगर कंसिस्टेंसी की बात करते हो, छोटी सी बात है कि नहीं पता लगता कितने 27-30 कोचेस तो हम बदलते हुए देख चुके हैं, फिर उसके बाद हम खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती। नहीं देखें, अब ये हाल है, मतलब ये आप जो सीरीज़ बता रहे हैं सब एक, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है ना तो हर चीज़ पाकिस्तान के मुताबिक जानी चाहिए। टीम अगली फास्ट बॉलर 35 ओवर में आउट कर जाए, आप मैच जीत जाओगे। एक पार्टनरशिप ऐसी लगे जो 200, 150, 200 की हो जाए तो आप मैच जीत जाओगे। जो DRS है वो सारे आपकी तरफ चले जाएं तो आप मैच जीते। इनमें से एक आधी चीज़ भी दूसरी तरफ जाती है तो ख़त्म। मतलब वो अब जैसे इस सीरीज़ में भी मैच सीधा हुआ पड़ा होता था, इवन T20 में एक आधा मैच बिल्कुल सीधा हुआ पड़ा था, लेकिन आप पता होता है कि यार इधर एक विकेट गिरी और मैच ख़त्म हो जाएगा। और आपने इस सीरीज़ में ऐसे ही देखा, एक विकेट गिरी मैच ख़त्म हो गया। तो वो जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो तब है ना कि आप में वो स्किल हो और वो कैलिबर हो कि आप कम बैक कर सकें। वनडे में तो आपके पास टाइम होता है कम बैक करने का, आप कम बैक नहीं करते। अगर आप सारी चीज़ें आपकी तरफ चलें, ये जो 12-16 महीने में जो भी आप मैच उठा के देख लें, वनडे स्पेशली, जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी तरफ चलती हैं आप मैच जीतते हो। जहाँ पे एक आधी चीज़ आगे पीछे हुई तो बस तो हमारा बिगड़ जाता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जहां हम कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं, कहीं पे आपको किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में कंसिस्टेंसी नजर आई है? या तो हम जब प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम डेब्यू करा रहे हैं, हम ऐसा लगता है कि पैनिक बटन दबा हुआ है, जो पहले सना ने भी बात की थी। नहीं, पैनिक बटन तो काफ़ी देर से दबा हुआ है, और पैनिक बटन आज की बात नहीं है। आप एक शो में पहले भी मैं कह चुका था कि
आप आईसीसी इवेंट्स गिने चुने जीते हैं, आप कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, आप कोई मतलब इवन इंग्लैंड इंडिया की टीम नहीं है जो कि आपने आईसीसी इवेंट्स इतने जीते हो। आपको तो हमेशा से ये टैग लगा रहा है कि मैवरिक्स, हमेशा से टैग लगा रहा है अनप्रिडिक्टेबल। तो स्टेबिलिटी, अब जब आपकी टीम हारना शुरू हो गई है तो अब हमें सारा कुछ वो याद आ रहा है। जब बिल्डिंग जब कोलैप्स हो गई है तो अब हमारे सारा कुछ सामने आ रहा है। सबसे बड़ी, मतलब अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब T20 का एडवेंट हुआ है, हम पहले 4-5 साल T20 में हम अच्छा खेले हैं, बट T20 से ये हुआ है कि आपको एक साल में 3 फॉर्मेट्स हैं तो प्लेयर्स ज़्यादा चाहिए जी। तो जो बेस है आपके प्लेयर्स की, आपको अच्छे प्लेयर्स ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करने हैं। अब वो जो नेचुरली टैलेंटेड, नेचुरली गिफ्टेड 4-5 प्लेयर्स हैं वो तो आ गए, बट उनसे आप तीनों फॉर्मेट्स अब नहीं जीत सकते। और जब वो डाइल्यूट होते हैं ना, एक लड़का जब तीनों फॉर्मेट खेलता है तो चांसेस है उसकी फॉर्म भी डिप हो। तो जब वो आ गया तो आपकी सारा फिर बात चली जाती है आपके सिस्टम पे। जिनका सिस्टम स्ट्रांग है वो टीमें सर्वाइव। तो हमारा सिस्टम स्ट्रांग है? हमारा सिस्टम है ही नहीं। अब इससे अच्छा, अब मैं बिल्कुल ही डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत एक अलार्मिंग, मतलब ये बाकी बातें छोड़ें, सबसे बड़ा फैक्टर अब आने लगा है। ये सना की भी फील्ड है, आप तो खैर आगे हैं, लेकिन एक मर्जर हुआ है स्टार और जियो का। जी। स्टार बहुत बड़ा प्लेयर था। स्टार का पहले मुकाबला होता था स्टार वर्सेस जियो वर्सेस सोनी, ब्रॉडकास्ट राइट्स लेने में, तो कंपटीशन थी। अब मर्जर हो गया है स्टार और जियो का। अब प्लेयर माने एक ही रह गया है मार्केट में। अब जो आईसीसी के ब्रॉडकास्ट जो नेक्स्ट साइकिल है, ठहर जाए, नेक्स्ट साइकिल जो है 28 से, उसमें रूमर यह है कि वो जो साइकिल है उसमें पैसे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब वो पैसे कम होंगे तो पाकिस्तान, बाकी ममालिक के भी पैसे कम होंगे। जिस ममालिक में अपने डोमेस्टिक या अपने लीग से पैसे नहीं आ रहे वो बहुत सफ़र करेंगे। अभी ये हुआ नहीं है, अभी 27 में ये ख़त्म होंगे, 28 में ये शुरू होगा। स्टार ने बीच में एक पटिशन भी डाली कि शायद हमने ओवर प्राइस राइट्स ले, वो पटिशन रद्द होगी कि ये तो हो चुका है। बट नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें जो अमाउंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। तो जो बाकी जो सबको जो डिवीज़न आएगी ना, उसमें भी ड्रास्टिक रिडक्शन आएगी। तो आपके सर्वाइवल के लिए आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने ये जो एक ही प्रोडक्ट है आपके इस वक्त HPL PSL जो पैसे कमाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे ख्याल 2-3 अरब आप लगाते हैं जिसका कोई आपको रेवेन्यू नहीं आता। तो जब तक ये, अब वो अलार्मिंग सिचुएशन तब आएगी जब आईसीसी आपके पैसे का रेवेन्यू कम करेगा और यहाँ आपको मुसीबत पड़ेगी और आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। मैं इस बात पे आना चाहता हूँ अगले सेगमेंट पे, इस पे जरा बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव किस्म की कॉन्वर्सेशन करेंगे जब हम PSL की बात करेंगे। बट जस्ट टू रैप, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, एक तो विन परसेंटेज की इन्होंने बात की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की। अनप्रिडिक्टेबिलिटी कोई मसला नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए शायद यही नाम पे जाना और पहचाना भी जाता है। लेकिन जब हम विन परसेंटेज की बात करते हैं, एटलीस्ट आवर विन परसेंटेज वाज हायर देन द लूजिंग परसेंटेज। अब तो लूजिंग परसेंटेज ज्यादा लगती है। देखिए, हम ईद से पहले जब बात कर रहे थे इस शो पे ही बैठ के, तो मैंने एक बात की थी कि जब वनडे स्क्वाड आएगा तो तब हम देखेंगे कि जो कप्तानी T20 की ली गई है रिजवान से, उसका क्या इफेक्ट उन पे होता है। बाबर पे हमने देखा, उनकी गेम के ऊपर देखा। अगर इस सीरीज़ का मैं कंपैरिजन करूं कैप्टनसी का वनडे क्रिकेट में विद चैम्पियंस ट्रॉफी, तो रिजवान की वो बात नज़र नहीं आई। जो आखिरी 10 ओवर में ख़ास तौर पे जो कप्तानी है, जो अपने रिसोर्सेज का यूज़ है, वो उस एट पार नज़र नहीं आए जो हम उनको देखते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। जितनी मैंने उनकी कप्तानी गौर से देखी है या मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी के अंडर देखी, तो T20 सीरीज़ हारने पे ऑब्वियसली दुख भी था, वो भी था, बट आपको पता था कि आपने बहुत सी चेंजेस किए हैं, प्लेयर्स को रेस्ट दिया, सारा कुछ किया है। पर वनडे टीम जो हमारी जिस तरह की गई थी ऑन पेपर, टू बी ऑनेस्ट मैं ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इवन दो न्यूजीलैंड में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर उनकी 7-8 मेन प्लेयर्स उस टीम का हिस्सा नहीं थे। उसके बावजूद जिस तरह से हम हारे हैं, और फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ,
मुझे एटलीस्ट जब मैंने फ्रॉम वेयर आई वाज वाचिंग इट, मुझे रिजवान की कप्तानी में भी वो स्पार्क नज़र नहीं आया। ठीक है वो एफर्ट कर रहे थे, पर बहुत सी ऐसे डिसीजंस जो जनरली इफ़ आप सेटल्ड कप्तान हो, आप एक क्लियर माइंड से सोच रहे हो, उस तरह की गलतियां आप नहीं करते कि आपके पास 5वां बॉलर इतना तगड़ा नहीं है और आपने चारों बॉलर से 40 ओवर से पहले बॉलिंग करा दी तो आखिरी 10 ओवर में पूरा मैच आपका आगे लग गया। तो ये जो चीज़ें, जब भी हम किसी इंसान, प्लेयर, कोच के बारे में फैसला करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सोच समझ के हमें फैसले लेने चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ज़रा कंसिस्टेंट, हम कंसिस्टेंसी की बात तो कर रहे हैं, बट अगर हम बार बार ऐसी डिसीजंस करेंगे जिससे प्लेयर्स डिस्टर्ब होंगे। पाकिस्तान की कप्तानी एक ऑनर है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप आज दे दें और आज ले लें, उसका इफेक्ट होता है प्लेयर्स के ऊपर, और आई थिंक इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं, अगर सवाल भी आपकी एक इजाजत हो सवाल ये बनता है कि आप ये मैचेस देख कर नहीं थी, हमारा चैनल तो दिखा नहीं रहा था, जब हमारा चैनल नहीं दिखाता तो मैं तो देखता ही नहीं, आप कहाँ देख रहे आप तो तैयारी आप कहाँ से करते हैं? ये भी है, सोशल मीडिया से कोई चीज छुपी भी नहीं, आपको पता है हर जगह आप तो वायरल है। मेरा ख्याल है पीटीवी स्पोर्ट्स जहां भी आप चलेंगे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। बट हैविंग सेड सो, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि अगर न्यूजीलैंड अपनी अंडर 19 की भी टीम खिला देता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो शायद इस टूर में पाकिस्तान हार ही जाता। वापस आते हैं, लॉट मोर टू डिस्कस ऑन द अदर साइड एज वेल। PSL 10 तराने आ रहे हैं और गपशप लग रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मेले का समा होगा, बट वी रियली नीड टू सी, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी आने वाली है। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying due to PTV Sports. ब्रेक पे जाने से पहले एक तो मैंने आपको ये अंदिया जरूर दिया कि हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपके सामने अनवेल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें, मेरा ख्याल है जो बात हो रही है उसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ बाजिल भाई से और मैडम सना से भी, एंड दैट इज कि PSL 10 बिगर देन एवर। मेरा ख्याल है ये मासूमाना सवाल है, मैं बाजिल भाई की तरफ रखना चाहता हूँ। सो बाजिल भाई, योर टेक ऑन दैट। नहीं, बिगर देन एवर तो है ही, मतलब जब मुझे याद है PSL 1 जब हुई थी, उसमें मेरा 10वां सीज़न है ये, PSL 1 जो हुई थी तब तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, हम कदर नहीं करते, हम समझते हैं कि नहीं यार इसको अब होना चाहिए, वैसे इसको एक्सपैंड करना चाहिए, बट आप ये देखें कि ये वाहिद प्रोडक्ट है PCB का जो कि वाकई आई बॉल्स अट्रैक्ट करता है और वाकई मतलब इसमें जो भी सीज़न देख लें इसमें ही आपकी कमाई होती है। तो सीज़न 10 है, अनफॉर्चुनेटली जो एक बात मुझे जो खटकती है वो ये, आपके वेन्यूज़ ज़्यादा नहीं हुए, 4 वेन्यूज़ हैं उस पर ही आप चला रहे हैं, थोड़े से बेहतर हो गए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। एक आधा अब टाइम आ गया है कि आप 1-2 वेन्यूज़ और खोलें, और दूसरा होपफुली अगले सीज़न जब ये 2 और टीमें ऐड होंगी तो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, होम ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। आप अगर क्वेटा है तो वो मेरे ख्याल उन्होंने लाहौर या होम ग्राउंड रखा है, तो वो बात सही नहीं है क्योंकि आप लोकल कम्युनिटी से आपकी वो इंटरेक्शन नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड इधर होता है तो आप देखें कि सब इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले पहुंचते हैं, तो वो आपको चाहिए। बट आई थिंक जो हालात जिस तरह HPL PSL शुरू हुई है और जिस तरह इसका मतलब जहाँ से चला है, मतलब ये कह देना कि नहीं यार ये ठीक नहीं, तो अजूबा है कि इतनी ज़बरदस्त इतने साल ये चलती रही है, और इसमें क्रेडिट ना सिर्फ PCB को है बट जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं इनको बहुत क्रेडिट जाता है। हम उन पर क्रिप करते हैं बट उनको बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि शुरू में उन्होंने पता था कि हमें नुकसान होगा लेकिन उन्होंने उठाई है टीम। एग्जैक्टली, मैं आऊंगा वापस इधर जरूर कनेक्ट करना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो बाजी भाई ने बात की कि जहां से HBL PSL का आगाज हुआ और जहां पे आज हम खड़े हैं कि पूरा का पूरा PSL हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी प्रोडक्ट है। आई थिंक दैट्स स्पॉट ऑन, इसमें कोई दूसरी दोहराई की बात नहीं है, और मेरे ख्याल में PSL की वजह से शायद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिटर्न भी हुआ है, इट हैज़ प्लेड इट्स रोल। मैं जरा सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। सना, एक और बात जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि ओवर द ईयर्स, अब 10वां साल है, आपने लीग की ग्रोथ को कैसे देखती है कि क्या हमने वाकई ग्रो किया है, हमने इवॉल्व किया है या नहीं किया? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे बाजिद भाई ने बात शुरू की है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे हर पाकिस्तानी भी प्राउड है, और जब आप
इंटरनेशनल कमेंटेटर्स से बात करें, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स से बात करें, आप इंटरनेशनल कोचेस से बात करें, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। और ये सबसे बड़ी किसी भी चीज़ की सक्सेस की एक मिसाल होती है कि हाँ, हर कोई उसके अंदर हिस्सा लेना चाहता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नज़र आता है जब भी हम PSL के हवाले से बात करते हैं। वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हों, क्रिकेट के प्लेयर्स हों, आपके कोचेस हों, कमेंटेटर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, हर जगह पर बात हो रही होती है जी कब क्या डेट्स हैं, मेरी क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें। एक तो वो चीज़ है। दूसरी, इस किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। मुझे वो कोविड का टाइम, ऑब्वियसली एक तो टाइम था सिक्योरिटी वाला, जब टीम्स यहाँ नहीं आ रही थी, और डेरन सैमी उन प्लेयर्स में से थे जिन्होंने आना शुरू किया। वो टाइम भी हमने देखा, और फिर हमने वो टाइम देखा जहाँ पर कोविड ने हिट किया। और मुझे याद है कि किस किस तरीके से हम लोग हर 3 दिन के बाद हमारे टेस्ट हो रहे होते थे, और क्या वो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रही थी, चार्टर जहाज़ करा के जो कुछ भी ज़रूरत था उस वक्त, उन सारी चीज़ों को पूरा करते हुए PSL को चलाया गया, और आज हम 10वें सीज़न में मौजूद है। तो आई थिंक ये बहुत बैकग्राउंड पे बहुत सा काम होता है, और जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ करनी हम सबको खुले दिल से चाहिए। तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं ओवरऑल। और बाकी ऑब्वियसली जब ग्राउंड्स की बात है, जहाँ टीम्स की बात है, ज़रूर इसके ऊपर इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसको हम बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली इसी के साथ जरा करेक्ट भी कर देता हूँ जो अभी बाजिल भाई ने भी जिसकी तरफ इशारा किया था। बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 6 टीमें, फ्रेंचाइज ओनर्स भी हैं, उनके बड़े कंसर्न्स है वेन्यूज़ को लेकर, प्लेयर अवेलेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर। उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सम अप कर सका है? उनकी जितनी भी जो क्वेरीज रही हैं, सवाल जवाब रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से आता है, इन द फर्स्ट प्लेस वैसे मुझे उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आता है समझ नहीं आता। प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कहती हूँ, आज भी कहूँगी, चाहे वो प्लेयर से रिलेटेड हो, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, कि कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ लैकिंग। हम उसके ऊपर बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन, अभी तो ये फ्रेंचाइज ओनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं जहाँ से ये PCB से नेगोशिएट करते हैं, फिर भी वहाँ पर ग्रीवियंसेस आपको सुनने को मिलते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम प्लेयर्स तक आ जाते हैं तो वो बहुत ही छोटे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो हो जाते हैं। तो आई थिंक जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन का तौर तरीका, जो कल्चर है, उसको हमें बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इतने बड़े प्रोडक्ट को, इतनी बड़ी चीज़ को चला रहे होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव सिस्टम्स जो आपके होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हमने किसके पास जाना है, कैसे सॉल्व होगा, अगर उसको हम स्मूथ करते रहें तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप उसको घुमाते रहेंगे तो फिर ग्रीवियंसेस बढ़ती जाएंगी और वो स्नोबॉल इफेक्ट होता जाएगा। तो आई थिंक उसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए, वरना अदरवाइज ऑब्वियसली जब बड़ी लीग्स होती हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मसले भी आते हैं, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है। बट इस एक चीज़ के ऊपर ज़रूर काम हो सकता है। एग्जैक्टली मैं अब जरा बाजिल भाई के उसी सवाल की तरफ वापस आता हूँ जो बाजिल भाई ने ब्रेक पे जाने से पहले किया था। आप बाजिल भाई खुद जो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर यू वर अ टेस्ट क्रिकेटर, यू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट, यू केम इनटू ब्रॉडकास्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह 10वां सीजन है आपका, आप खुद एक बहुत ही उम्दा ब्रॉडकास्टर है, पाकिस्तान की आवाज़ है, जहाँ भी बात करते हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा नाम रोशन ही करते हैं। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्ट के हवाले से बात करते हैं तो आपको लगता है कि जब हम ILT20, IPL या हम ऐसे लीग की बात करते हैं कि हमारी ब्रॉडकास्टिंग इज़ अप टू द मार्क, नंबर 1, नंबर 2, उर्दू कमेंट्री को इस दफ़ा जो है वो बड़ा सराहा जा रहा है। तो ये भी बताइएगा कि आप उर्दू में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इट विल बी ऑल्टरनेट डेज, PTV स्पोर्ट्स पे एक दिन उर्दू कमेंट्री होगी, फिर दूसरा चैनल जो PSL दिखा रहा है वो दिखा रहा है। आपको लगता है ब्रॉडकास्टिंग हमारी बेहतर है जो ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए, या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? नहीं, हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो रहती है, वो तो आप इनोवेट हर साल बेहतर से बेहतर होता रहता है। एक जो ब्रॉडकास्ट के उस तरह से मैं देखूं तो IPL को देखें तो उसमें रीजनल लैंग्वेजेस में भी कमेंट्री होती है, हिंदी छोड़ें वो सारी, मतलब काफ़ी सारी उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है, जिससे बहुत बड़ी रीच है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये पहला साल है जिसमें तो हमने देर नहीं कर दी, मेरी बात है, देर की है। 10वें साल में ख्याल है आके 20 उर्दू भी हो और प्लेयर मैपिंग भी हो। हाँ, बट प्लेयर मैपिंग तो चले, वो तो रिसेंट फिनोमेना है, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन चले शुरू आपने की है। आई थिंक इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाबी में कमेंट्री हो रही है 20 मतलब पूरे मैच की, तो स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऐसे नहीं है। तो आप उन टारगेट मार्केट्स को फिर आप ज़्यादा हिट कर सकते हो। अभी तक तो आपने पहले सालों में तो आपने 5-5 ओवर ही किए, इस साल बड़ी अच्छी बात है कि 20 ओवर किए हैं। तो देखना ये होगा कि नंबर्स क्या बताते हैं, क्या उस तरफ आपका रुझान जाता है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बाकी मतलब ये सिर्फ
इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, साउथ अफ्रीका में वो अफ्रीकांस में करते हैं। तो सारी जो मुल्क हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज होती है वहाँ पे वो डाइवर्सिफाई मतलब ये करते हैं, और इसको करना भी चाहिए, और आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। तो बाद में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्ज करें इमाद वसीम की गेंद के ऊपर बाबर आजम ने कवर ड्राइव खेली है, जरा उर्दू में जरा कमेंट्री थोड़ी सी एक जुमला तो बोल देना, हमें जरा टेस्ट फ्लेवर मिल जाएगा हल्का सा जरा। ये स्टूडियो शो है यहाँ पे यार ऐसे ना करें यार, हल्की सी एक लाइन बोल दे हमारे देखने वालों के लिए, क्या दोनों हो गया? चीजें आप मिक्स करते हैं तो फिर ऐसे हर एक बंदे को 3-4 पंजाबी कह दो चलो आइए चले जी सना आपकी तरफ आते हैं। दो पाकिस्तान सुपर लीग का हॉलमार्क या खासा जिसको कहते हैं ना वो ये है कि नेल बाइटिंग मैचेस हमें मिलते हैं, यू नो दैट्स वन थिंग दैट वी ऑलवेज। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे ये सवाल है मेरा कि अब क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स पार्टनर भी कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ एक टीम को सपोर्ट करेंगे या हम कंटेंट वाइज, जाहिर सी बात है। लेकिन अब हम अच्छी क्रिकेट के हवाले से जब भी बात करते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये खासा मेंटेन रहेगा आगे आने वाले अरसे में? जो एचबीएल पीएसएल में हम देखते आए हैं, पिछला भी अगर हम लास्ट सीजन की बात करते हैं, मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी गेंद तक डिसीजन जा रहा है, फिर आपको लगता है ये खासा मेंटेन करेंगे? देखिए ये तो अब प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है T20 के अंदर, बट अच्छी चीज़ ये थी पिछले सीज़न में अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो काफ़ी मैचेस एंड तक गए, फाइनल आपका आखिरी बॉल तक गया, और उसमें सबसे ज़्यादा शरारत यही करते हैं क्योंकि जब मैच लगता है कि थोड़ा सा करीब जाने वाला है तो सुपर ओवर की नारे लगने शुरू हो जाते हैं बाजिद भाई की पीछे मत देखना तो आई थिंक ओवरऑल जब टीम्स अच्छी बैलेंस्ड होती हैं, जब इस तरह के क्लोज बैट एंड बॉल का बैलेंस थोड़ा सा नज़र आता है आपको देखने में, तो फिर मज़ा आता है मैचेस देखने का। अभी हमने देखा है विराट कोहली भी, अगर आईपीएल की हम बात करें जहाँ 250 रन बनने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने भी ये बात की बैट और बॉल का जो बैलेंस है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पीएसएल के अंदर जो स्कोर्स होते हैं जनरली ठीक है, कुछ हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ भी हैं, बट ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर बॉलर्स भी थोड़ी सी सर उठा सकते हैं, और ख़ास तौर पे जब यूएई में लेग हुआ करती थी तो वहाँ पर भी लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो आई थिंक एक एवरेज स्कोर 170 180 पे ही ज़्यादातर रहता है, आपका 250 पे नहीं जाता या 130 पे नहीं आता, एक 210-20 पे भी नहीं जाता। हाँ, तो अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपके दोनों के पास कोई ना कोई चांस ज़रूर होता है, और आई थिंक उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है कि दोनों टीम्स एंड तक रहती हैं मैच के अंदर, और होपफुली ऐसा ही हो, बिकॉज जब मैच वन साइडेड हो जाता है फिर ऑब्वियसली हम श्योर क्यों नहीं हो सकते अपने क्रिकेट के बारे में हम श्योर क्यों नहीं हो सकते? मैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप इसका ये अंदाज़ा लगाएं कि आपने पूछा पीएसएल की सिग्निफिकेंस क्या है। एक सिग्निफिकेंस ये है कि एक फेस्टिवल सज जाता है पूरे पाकिस्तान में। दूसरी सिग्निफिकेंस आप ये देखें कि ना सिर्फ हम जो देख रहे हैं या फैंस जो देख रहे हैं वो नहीं, बट प्लेयर्स भी। अब जैसे अगर आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने, उसमें उसने पीएसएल का मेंशन किया है कि अब पीएसएल पे खेलेंगे। वो पीएसएल को मतलब ऐसे उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेला यही सजना है, तो वो उसको भी लुक फॉरवर्ड करें। एक तो शायद इंटरनेशनल से थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, दूसरा ये कि आपस में इनके मुकाबले होते हैं। अब रिजवान एक टीम से खेल रहा है, बाबर दूसरी टीम से खेल रहा है, शाहीन तीसरी टीम से खेल रहा है, तो इनके आपस में मुकाबले बहुत चलते हैं। तो वो जो फेस्टिविटी है वो मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेस्टिविटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ी सी। क्या आप इसमें ये भी डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल गेम्स में एक ही ड्रेसिंग रूम में शायद आपस में नहीं समझदारी का मुजाहिरा कर पाते, ये उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है कि आके अपना अग्रेशन एक दूसरे के सामने एक्सपोज करें? नहीं, अग्रेशन ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही टीम में खेलते हो और आपको पता है कि अब इस 1 महीने के बाद हमने फिर दोबारा इकट्ठे होना है, तो मुझे तो शहजाद वही बताता रहेगा, मैंने जरा किला खड़काया है ना तो वो मैंने नहीं करवाना, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने तो निकल के ग्राउंड से बाहर मारा। तो वो ब्रैगिंग राइट्स जो हैं वो भी बहुत काउंट करते हैं, और इसीलिए ये जो आप देखते हैं कि मोस्टली जब ये सनानी जो मैचेस क्लोज हो रहे होते हैं, और स्पेशली जब जो बाद का जो मतलब सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट होता है, तो तब आपको ये एग्रेशन ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि एक तो वो ज़ाहिर है पीएसएल जीतना है, बट अपने टीममेट को हावी नहीं होने देना। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। सना आपकी तरफ आते हैं, ऑब्वियसली पीएसएल 10 की बात हो रही है, पीएसएल एक्स की बात हो रही है इसमें, बल्कि मेरे पास एक बड़ी अच्छी इनसाइड न्यूज़ भी है। अबरारुल्लाह कह रहे थे कि इसका नाम हुन-10 रख देना चाहिए जो हमारा टाइटल रखा है, तो किसी ने हाथ जोड़े के सर जो अभी हमने रखा है वही रहने दे।
अब प्रोफेशनल सेटअप की बात करते हैं, अगर हम फ्रेंचाइजीज की बात करें, हमने PSLX ओवरऑल अगर हम बड़े लेंस से देखते हैं तो ऐसा लगता है, ब्रॉडर विजन के साथ देखते हैं, ब्रॉडर होराइजन के साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ है। लेकिन जब हम फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं कि आपको लगता है कि सेटअप सब प्रोफेशनल है, अगर हम कोचिंग की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, कुछ टीम्स कहती हैं जब हम बेस्ट फील्डिंग साइड होंगे, कुछ टीम्स कहती हैं हम मिडिल ऑर्डर पे काम करना है, और रेवेन्यू जनरेशन है तो बिजनेस मॉडल है, ये जो मेला सज रहा है इससे कमाई क्या होनी है प्लीज। देखिए वो हम बात पिछले प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जो PCB के अंदर चल रहा है, रेवेन्यू डेफिनेटली मॉडल्स ऐसे होने चाहिए कि फ्रेंचाइज अपनी एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर सके, वो अभी उतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आता। एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि फ्रेंचाइजेस के ऊपर जिम्मेदारी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं चाहूँगी कि अगले 10 साल जो भी फ्रेंचाइज ले वो ज़रूर करे, उसमें नज़र ये आता है कि एक ही फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर जिन्होंने अपना एक बेस बनाया है जहाँ पर प्लेयर्स पूरे साल में कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रेंचाइजेस देखें तो उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर उस तरह नज़र नहीं आती। सो हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर दे रहे हैं जहाँ पे प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर जिस तरह का ये ओवरऑल एक लीग सिस्टम है या ओनरशिप है, ओनरशिप तब आएगी जब आप उसको अपने रीजन्स के अंदर उस पर काम करता भी देख सकेंगे। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का अपना एक हेडक्वार्टर हो यहाँ पर इस्लामाबाद में, जहाँ बच्चे जाएं ट्रायल्स दें या वहाँ पर ग्रूमिंग हो सके और वहाँ से प्लेयर्स डेवलप होके आपको पाकिस्तान लेवल पर मिलें। तो आई थिंक इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा बहुत काम ज़रूर होना चाहिए कि ऑब्वियसली हम किस तरह इसको इनकलकेट कर सकते हैं कि ओनरशिप हम थोड़ी सी ज़्यादा कर सकें इन लीग्स के साथ। थोड़ा सा इसमें यह है कि फ्रेंचाइज का ये काम नहीं है। फ्रेंचाइज तो बिजनेस मॉडल, जैसे आपने कहा, उन्होंने एक टूर्नामेंट खेलना है, उसमें टूर्नामेंट उन्होंने जीत रहे हैं, उन्होंने प्लेयर वो उठाने हैं जो उनको टूर्नामेंट जिता सके। प्लेयर डेवलपमेंट मेरे ख्याल लाहौर कलंदर्स अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इनका काम नहीं है ये तो काम है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो आपके जो लीग को बड़ा करें सिटीज़ है वो उनका काम है। ये फ्रेंचाइज मतलब आप ये इनके सारे ओनर्स देख लें, ये तो सारे बिजनेस वाले लोग हैं और ये तो आते ही मतलब इवन अगर आप IPL में देखें तो IPL में भी वो आते ही इसीलिए हैं कि बस IPL जीतनी है, दैट्स इट। और ये भी PSL का तो इनके सेटअप्स क्या प्रोफेशनल हैं? अब आपको लगता है कि इनके प्रोफेशनल सेटअप्स हैं जो ये फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं, जिससे सिलेक्शन करते हैं, जिससे मार्केटिंग करते हैं? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। नहीं, इनके अगर वो तो ये खुद बताएंगे ना कि इनको मैं तो नहीं बता सकता नंबर्स ना, ये तो बिजनेस आपने देखा था 10 साल हो गए आपको, मैं नहीं बता सकता इनके नंबर्स। जो सेटअप्स ये लेके आते हैं, जो बेसिकली जो फ्रेंचाइज में होता है कि आप मिंगल करते हैं बड़े प्लेयरों के साथ, वो ये जो अवेलेबल प्लेयर होता है वो आता है। कोचेज़ मेरे ख्याल इन्होंने काफ़ी वो कोचेज़ लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान में पहले ऐसे नहीं था। शायद इस तरह एक्सपैंड करने की ज़रूरत है कि शायद अब हमें शायद ड्राफ्ट से हटना चाहिए। अब पता नहीं ये कितना कितना मतलब वायबल है या नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद वायबल नहीं है, लेकिन ऑक्शन पे भी जा सकते हैं, ताकि जो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ड्राफ्ट में ना हर प्लेयर को एक सर्टन अमाउंट एक कैटेगराइज कर देते हैं आप सेलेक्ट करके कि ये इस प्लैटिनम का प्लेयर है या ये गोल्ड का प्लेयर है, सिल्वर का प्लेयर है, तो कैटेगराइज कर देते हैं और वो भी सिलेक्शन हुई होती है। तो ऑक्शन में ये होता है कि एक्चुअल वर्थ आपकी शायद पता चल जाती है कि जो फ्रेंचाइज ओनर है उसने ये नहीं देखना कि यार मैं इसको गोल्ड में पिक करूं, मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे चाहिए, मैं उसके पैसे लगाऊंगा और इस हद तक लगाऊंगा। और अभी कुछ समझ नहीं आती कि एक बहुत ही बड़ा प्लेयर और एक मतलब आपके और मेरे अंदाजे में शायद 2 प्लेयर ऐसे हों जो एक ही कैटेगरी में हो, एक बहुत ही अच्छा हो और एक शायद उससे इतना अच्छा हो, तो प्लेयर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इस वजह से, क्योंकि वो ड्राफ्ट ऐसा है ना। तो शायद इस पे भी देखना पड़ेगा आने वाले, मुझे लगता है कि इस पे फॉर द PSL टू ग्रो इस पे देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बट आई थिंक इसके ऊपर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। देखिए, मैं जो समझती हूँ कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगेन उस पॉइंट पे आऊँगी कि होनी चाहिए। अगर आप हम मिसाल बार बार IPL की देते हैं, मुंबई इंडियंस की अगर आप बात देखें तो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अंडर 14 अंडर 16 लेवल पर 50 स्कूलों का वो एक टूर्नामेंट कराते हैं, जिसकी जो चैम्पियन टीम होती है
उनको मौका मिलता है मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ के साथ ट्रेन करने का। तो इस टाइप की चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ गिविंग बैक। ठीक है पैसा बनाना है, ठीक है बिजनेस मॉडल होना चाहिए, बट कुछ ना कुछ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। 50 स्कूलों का कंपटीशन आपका अंडर 14 अंडर 16 लेवल पर एक लीग के अंडर वो हो रहा है, तो मेरे नज़दीक ये ज़रूर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो जो भी आप एसोसिएशन स्टाइल बनाएं या आप सिटी स्टाइल। इसमें मसला ये है कि फ्रेंचाइज वाले कहते हैं कि हमें तो हर साल नुकसान होता है, तो अगर हम ये नुकसान बेयर करते हैं तो पीएसएल हम ही चला रहे हैं। बात पहले 3-4 साल के अलावा मेरा नहीं ख्याल उसके बाद खैर नुकसान हुआ, लेकिन जो ब्रेक इवन भी बड़ी मुश्किल से होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे एक और भी मसला है, हम कमा भी लेते हैं, हम बताना नहीं पसंद करते। चले ना बताएं, लेकिन तो अगर इतना वो इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें फिर वापस भी आना चाहिए। तो जो आप बहस जो बता रहे हैं ना, वो इसी पे हो रही हैं कि एक तो वो परसेंटेज मांगते हैं, फिर परपेचुटी मांग रहे हैं कि शायद वो एक आधा फ्रेंचाइज वो भी मांग रही है कि हमें ये हमेशा के लिए फॉर लाइफ दे दो। तो फिर जाके वो बनता है। मतलब इतना आसान नहीं है ये कि हम बैठ के तो कह देते हैं, लेकिन आसान नहीं है। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज तो सिर्फ ये है कि बाद में अगर ये बिजनेस मॉडल कामयाब ना होता तो जिन लोगों जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो कटर बिजनेस वाली ही कम्युनिटी है, और वो कहीं और जाके लंका प्रीमियर लीग में आगे पीछे कहीं टीमें ना खरीद रहे होते सबसे पहली बात। और या फिर अगर इसके बाद जब हम दोबारा जाएंगे और पीएसएल की बात होगी तो यही आपको सारे फ्रेंचाइज ओनर्स नहीं नजर आएंगे। अगर तो नहीं नजर आते तो बाजी भाई की बात दुरुस्त हो जाएगी मेरा ख्याल, लेकिन यही सब नजर आएंगे। उसकी भी कुछ वजूहत है जो मेरा ख्याल है कि अभी डिस्कस करना बनती नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक एवरीबडी इज एक्साइटेड। मैं बल्कि हमारे बड़े सीनियर जो है वो कॉलीग है अदनान मलिक से, उनसे दरख्वास्त करूंगा, अभी पिंडी में ही हो रही है ओपनिंग सेरेमनी, हमें भी ले जाओ। हमसे दुनिया पासेस हमसे दुनिया पासेस मांग रही है। हमारी एक्रेडिटेशन कराए, हमें भी लेकर जाए कि वहाँ भाई अब सबसे ज्यादा देखे जा रहे हमारे चैनल के साफी भी वहां पे खड़े हैं। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, वादा भी हो गया। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है एक एक्साइटमेंट है, एक दौरा है। मैं पाकिस्तानियों को दरख्वास्त करता हूँ हमेशा कि हर दफ़ा जब भी कोई मैचेस होते हैं, सीरीज होते हैं, सबके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, भाई टिकट ले दो भाई प्लीज, दिस इज योर ओन प्रोडक्ट, यू हैव टू ओन इट। मेरा ख्याल है एवरीबडी वांट्स टू बी देयर बट नोबडी वांट्स टू स्पेंड मनी। आई थिंक दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर अस। आई थिंक ये जो मेला सज रहा है, एवरीबडी नीड्स टू प्ले देयर बिट, एवरी स्टेक होल्डर नीड्स टू कम इनटू इट एज वेल, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी सेलिब्रेट इट एंड वी टेल द वर्ल्ड that hey, we are a nation, we are resilient and we know how to enjoy and we love cricket. We heading out towards a short break. जब आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लास्ट ईयर के जो दो फाइनलिस्ट टीम थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, उनकी कॉम्पोजिशन के ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि इस पीएसएल में उनके क्या चांसेस हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। जी खवातीनो, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। सम अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस ओवर हियर। सबसे पहले हमने पाकिस्तान के दौरे की बात की, न्यूजीलैंड की, उसके बाद हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की, ऑब्वियसली बिगर देन एवर, और इसमें कोई शक की बात नहीं, इट्स आवर ओन प्रोडक्ट एंड वी शुड ओन इट एंड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स टू कम टुगेदर इज अमेजिंग। अब जरा आ जाते हैं, हमने बात की कि पीएसएल 9 जो एचबीएल पीएसएल का 9वां एडिशन था, उसमें दो फाइनलिस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, नेल बाइटिंग मैच था। जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हवाले से बात करते हैं कि बाजी भाई को क्या लगता है कि इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या ऐसा कर सकेगा जैसा उन्होंने पिछली बार किया? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं एनालिसिस कर ही नहीं सकता क्योंकि पीटीवी का वो पार्टनर है। हर जगह से प्रेशर है। मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाएंगे। अगर मैं कह दूं कि नहीं सही तो हर जगह मुझे झंडे लग जाएंगे कि यार ये देखिए आपने क्या कहा। यूनाइटेड ने जो ड्राफ्ट किया ना, वो जो जिस किस्म की टीम चाहते थे वो उनको मिल गई, जो जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं। उनमें जो एक एक्स फैक्टर है जो ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, वो एक है रायली मेरेडिथ। ये 150 पे बॉलिंग करते हैं और शायद अंडर द रेडार चले गए हैं, लेकिन ये इन्होंने मतलब जो पिक की है ना, ये एक दफा जरा बता भी देता हूँ, शादाब खान, आजम खान, एंड्रियस, हैदर अली, कॉलिन मनरो, साहिबजादा फरहान, जो आप बात कर रहे हैं दूसरी रो में, रेसिवेंट, सलमान आगा, मोहम्मद शहजाद, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, साद मकसूद, जेसन होल्डर, बैन, ये सर आप प्लीज नाम पढ़ देंगे? रोशियस, हुनैन शाह, रायली मेरेडिथ, नसीम शाह, रोमान रईस एंड सलमान अरशाद। तो इनकी बैटिंग तो आप देखेंगे ना, तो बैटिंग तो वो उसी किस्म के इन्होंने प्लेयर रखे हुए हैं जो मतलब पावर हिटर टाइप्स, जो आपको मैच एक तरफ मतलब 10 ओवर में भी कर सकते हैं, और जब 20 ओवर खेलेंगे तो ये ऐसे करते हैं कि आप 200 करोगे तो हम आपसे 210, हम 250 करेंगे आपको। ये इनकी फिलॉसफी। हमारे पीएसएल में ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम है।
ये इनकी फ़िलासफ़ी है। लेकिन अक्सर मतलब 3-4 मैच ये इकट्ठे ही हार जाते हैं, और लेकिन जब रोल एक वो इनकी जब रोल चलता है तो फिर ये किसी को नेड़े नहीं लगते। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि इनकी जो बॉलिंग यूनिट में शायद हम पहले एडिशन में बात करते थे, कोई वो एक्स फैक्टर इनकी बॉलिंग यूनिट में नहीं है। इस दफ़ा ये लेके आए हैं, इसका मतलब थोड़ा अननोन है, एज इन कभी कभार तो ये अगर इसके रिदम लगेगा तो टीम को मतलब 3-4 आउट करके देगा, लेकिन ये ऐसा एक इन्होंने एक्स फैक्टर लेके आए हैं। क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड है, वो जब 250 करती है तो अगली टीम भी 220 कर जाती है, बट इस दफ़ा ये इन्होंने एक शायद मतलब इस पे थोड़ा सा काम किया कि यार कोई ऐसा भी होना चाहिए जो हमें विकेट लेके दे, तो ये बहुत अच्छी मतलब इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी। आपको क्या लगता है कि वेल बैलेंस्ड काफ़ी? हाँ जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम जब भी इस्लामाबाद की बात करते हैं काफ़ी एक वेल बैलेंस स्क्वाड आपको नज़र आता है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये टीम भी रही है। क्योंकि एटलीस्ट एट द डोमेस्टिक लेवल जहाँ पर हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कामयाब है। एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट बड़ी शुरू से इन्होंने क्लैरिटी से दे दिया है कि हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। एग्रेसिव जाना चाहते हैं अपनी बैटिंग के हिसाब से, और बॉलिंग की अब एडिशंस अगर हम देखें तो बड़े अच्छे अब इनके नज़र आते हैं। और कोर टीम जब आपकी एक इकट्ठी हुई हो और उसको जीतने की आदत पड़ी हो, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी टीम को मज़ीद कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो जो आपको वो एक मसल मेमोरी होती है ना एक टीम की अपनी, कि यार ठीक है इस टूर्नामेंट में हम लोग फेवरेट्स हैं, तो आई थिंक वो भी इट हेल्प्स यू a lot during the good days and the bad days. इमोशनली भी जरा अटैच लगती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, ऐसा लगता है कि एक टीम एफर्ट नजर आ रहा है आपको। आप इनके कोचेस भी देखें ना तो इन्होंने हैसन को रखा हुआ है, जो कि मतलब टॉप, इससे ज़्यादा ऊपर आप कहाँ जाएंगे। फिर मरहूम बेचारे डीन जोन्स वो भी इनके कोच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हेड ऑफ द कर्व, कोचिंग में भी थोड़ा हेड ऑफ द कर्व रहते हैं। इनके पास वो पावर हिटिंग कोच हैं जो थोड़ा सा अंडररेटेड, हनीफ उनका नाम है, वो हलीम मलिक, वो इनके लड़कों के साथ पावर हिटिंग पे काम करते हैं। तो वो इनकी जो फिलॉसफी है T20 की, वो मेरे ख्याल कंसिस्टेंट ही रहती है, और उस फिलॉसफी को इन्हांस करने के लिए जो सपोर्ट स्टाफ ये लेते हैं वो उस फिलॉसफी को इन्हांस करने के लिए होती है। तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग यूनिट आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कहीं आपको लगता है कि यार इस साइड पे शायद थोड़े से वीक होंगे? देखिए इनकी बॉलिंग, हमेशा बॉलिंग पे ही आप इनकी डाउट करते हैं। इनकी बैटिंग तो आपको पता है कि शुरू से लेके आखिर तक बहुत लंबी बैटिंग है। हाँ जी। जो इनकी बॉलिंग पे डाउट रहती है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये 1-2 बॉलर स्पेशली जो मैंने आइडेंटिफाई किया, अगर ये इनका अच्छा सीजन 3-4 मैच भी इनके ठीक लग जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रोकना। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रोकना। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछली दफ़ा जिनको रोकने में कामयाब रही वो थे मुल्तान सुल्तान। उनका भी मेरा ख्याल है अगर हम उनकी बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान ने एज ए टीम बहुत अच्छा इवॉल्व किया है, और अगर हम उनकी टीम कॉम्पोजिशन के हवाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद दे हैव समथिंग एक प्लान है उनके पास। मैं इधर सना की तरफ बढ़ता, मोहम्मद रिजवान, जॉनसन चार्ल्स, शे होप, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर बरकी, तैयब ताहिर, उस्मान खान, यासिर खान, मिचेल ब्रेसवेल, उसके बाद कमरान गुलाम, शाहिद अजीज, डेविड विली, आकिफ जावेद, फैसल अकरम, क्रिस जॉर्डन, जोश लिटल, मोहम्मद हसनैन, गुदाखेश मोती एंड उबैद शाह एंड उसामा मीर। देखिए आई थिंक मिचेल ब्रेसवेल, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पिक है। माइकल ब्रेसवेल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है अब तक पिछले भी कुछ अर्से में हम देखें, ये बड़ा अच्छा बैलेंस लाएंगे इस टीम के अंदर। आकिफ जावेद भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं, मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छी पिक है। तो अगर आप देखिए बॉलिंग काफ़ी हैवी है, 7-8 ऑप्शंस इनके पास बॉलिंग में मौजूद है। आपके पास ऑलराउंडर्स भी ऐसे हैं जिनसे आप काफ़ी काम ले सकते हैं। बैटिंग टॉप ऑर्डर भी इनका ठीक ठाक नज़र आता है। कप्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इनके टेक्टिकली काफ़ी अच्छे कप्तान है। आई थिंक इमर्जिंग में एक नाम नज़र आ रहा है, शाहिद अजीज़। शाहिद अजीज़ बताएं फिर बात। शाहिद अजीज़ ये इन्होंने महल एक चैम्पियंस कप में या T20 था उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, मीडियम पेसर हैं और डेथ बॉलिंग। हालांकि एक मैच में आखिरी बॉल पे छक्का भी खा गए थे, लेकिन डेथ बॉलिंग उस सारे बैच में ये अलहदा नज़र आ रहे थे। तो वेरिएशंस भी हैं और मतलब जॉर्कर भी अच्छा करते हैं, बाउंस स्लोअर बाउंसर बड़ा ज़बरदस्त, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मुल्तान बहुत फॉर्मिडेबल हो जाती है। ये जो आपने साइड देखी, इनके पास स्पिनर्स भी काफ़ी हैं, तो वो मुल्तान में
पेस ऑफ जहाँ करनी होती है वहाँ पे ये बहुत ही शानदार खेलते हैं। और इनको अमूमन PSL में क्योंकि होम ग्राउंड है उधर मैच मिलते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा इनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो उस लिहाज से मुल्तान तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे जब बाहर निकलेंगे फिर देखने की इनकी परफॉर्मेंस कैसी, जो आप थोड़ा सा जो इनकी स्ट्रेंथ पे आप थोड़ी सी डाउट करते हैं वो है सच कोई इनके पास फास्ट बॉलर है तो सही, लेकिन ऐसा वो फास्ट बॉलर नहीं है जिसको आप देखते हो और कहते हो नहीं यार ये डेथ में भी और ये ऊपर से भी बॉलिंग करके देगा। एग्जैक्टली भाई, ये जो अभी इन्होंने मुल्तान के हवाले से बात की है, अगर मुल्तान के हवाले से हम बात करते हैं जहाँ हमने एज फ्रेंचाइज हमने इवॉल्व होने की बात की, तो ऐसा लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान दोनों ही जो मॉडर्न टूल्स है उनके ऊपर ज़रा रिलाई भी करते हैं और मेथड बहुत ही मेथोडिकल रहे हैं। अगर हम इनकी कोचिंग की भी बात करते हैं, पहले एंडी फ्रार रहे हैं, फिर उसके बाद अब इन्होंने शायद कुछ फीमेल बॉलिंग कोचेस भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसके बाद ये कहते हैं इस दफ़ा कि हम PSLX में जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट फील्डिंग साइड नजर आएंगे। सो दी यूजेज ऑफ दिस डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडर्न टूल्स, डू यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम इन PSLX? देखिए, इट डिपेंड्स कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीम्स की प्रोफेशनलिज्म को देखूं एज फार एज कोचिंग इन थिंक टैंक इज़ कंसर्न, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़्यादा नंबर दूंगी, बिकॉज वहाँ पर जो मैनेजर हैं, जो हेड कोच हैं, बहुत रोल्स डिफाइंड है। यहाँ पर थोड़ा सा उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही है। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें हेड कोच के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से मिसिंग जो वाजिद भाई ने बात की, अब्बास अफरीदी इनका हिस्सा थे, मोहम्मद अली हिस्सा थे, धानी ने एक टाइम पे किया, एहसान उल्लाह थे, तो वो वाले बॉलर्स, ये इनके पास बॉलर्स आके फ्लरिश ज़रूर करते हैं। जैसे इसीलिए मैं आकिब जावेद की बात कर रही थी कि यहाँ पर उनको मौका बहुत अच्छा मिल सकता है इस बॉलिंग साइड के अंदर। पर बहुत अच्छे कोच इनके पास अब्दुल रहमान की शक्ल में वहाँ मौजूद हैं, कप्तान इनके पास अच्छे हैं, और फीमेल कोचेस को जिस तरह ये लेके आए हैं उसमें जो डॉल्टन है उनकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि लोग सारे बड़े उनको बॉलर्स से हेल्प मिल रही है। तो आई थिंक ओवरऑल टीम तो उनकी ज़रूर अच्छी है, बट मैं अगर कंपैरिजन करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो मुझे जो सपोर्ट स्टाफ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका नज़र आता है। एग्जैक्टली बाजी भाई, एक और बात मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें तो इनके जितने इंटरनेशनल कोचेज आते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने भी अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया था कि यार जब भी हमारी जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू होती है तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ से ना सिर्फ जो हमारा जो लोकल टैलेंट है उसको भी फ़ायदा होता है, बट रादर आपकी फ्रेंचाइज भी इवॉल्व करती है, इमर्जिंग प्लेयर्स को भी इम्पैक्ट मिलता है उसका। देखिए, शुरू में जब ये लीग्स शुरू हुई थी ना, तो तब एक बहुत बड़ा ये इशू था कि भाई बाहर से जब प्लेयर आएगा तो इंटीग्रेट करेगा कि नहीं। अब क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा खेलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है कि आप आए, मतलब लीग खेले और चले गए। आई थिंक वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब मुझे आज तक किसी फ्रेंचाइज से या किसी प्लेयर ने कभी किसी फ्रेंचाइज में आके, बाहर का ओवरसीज़ प्लेयर ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि हमारा ख्याल नहीं किया गया या हम इसमें मतलब लेफ़्ट आउट रहे, वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये ना सिर्फ मुल्तान की बात नहीं है, ओवरऑल सारी फ्रेंचाइजेस, स्पेशली जब PSL शुरू हुई थी तो सारी फ्रेंचाइजेस ने आउट ऑफ द वे जाके आपके जो फॉरेन प्लेयर्स जो आते हैं उनको सराहते हैं और उनको कंफर्टेबल करते हैं और उनको ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देते हैं कि आपने टीम को लेके चलना है। तो इससे फ़ायदा बहुत होता है। आई थिंक यंग प्लेयर्स को स्पेशली अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो मैं तो यही उनको कह सकता हूँ कि आप उनके प्रोसेसेस देखें। अगर आप बैटर हैं तो जो फॉर इंस्टेंस एक राइली रूसो है या कोई टॉप प्लेयर आता है आपके स्क्वाड में, तो उसका प्रोसेस देखें, मैच के लिए प्रिपेयर कैसे करता है और किस तरह वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल साइड जो है हम ओवरलुक करते हैं, लेकिन अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करते हैं और कैसे मैच, वो प्लेयर्स को वो नोट करना बहुत। सो ऑल द फ्रेंचाइजीज बेसिकली आप होल्डिंग द एथोस जो हमारा कल्चर है, हाँ नहीं बिल्कुल, मुझे तो आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी यार मैं तो छोड़ के चला जाऊँ या बहुत तंग हुआ। किसी फ्रेंचाइज से ये बात निकली नहीं, चाहे तो होती हो लेकिन मेरे तक सामने नहीं, मंजर आम पर नहीं है मेरा ख्याल है। ओवरऑल क्या लगता है आपको कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान दोनों अच्छी शेप पे ऑन पेपर
What would you say? मैं जरा नोट डाउन भी आज से करना शुरू कर देता हूँ, नहीं, because I दोनों think that's अच्छे- what we're going to do. आपका मैं सारा काम आसान कर देता हूँ। एक तो कल के लिए भी कोई बातें छोड़ ले, लेकिन कल के लिए हमारे पास अलग है। इस दफ़ा मुझे ऐसे लगता है इस दफ़ा शायद आईपीएल की वजह से या वैसे ही बाय कोइंसिडेंस जो टीमें हैं इस दफ़ा वो सारी जो है ना वो ज़्यादा लग रही हैं कि मतलब एक जैसी ज़्यादा लग रही हैं, और मुकाबला इनमें मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि एक टीम बहुत अच्छी है और दो टीमें नहीं अच्छी है। इवन जो दो टीमें जो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी क्वेटा और कराची, उन्होंने भी सारा कुछ अपना चेंज कर लिया, कप्तान चेंज कर लिया, प्लेयर्स चेंज कर लिए, तो वो भी अब देखना होगा कि कैसे खेलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे कम्पिटिटिव जो HPL PSL होगा वो ये वाला होगा। लाहौर और स्क्वाड्स देख के ऐसा लगता है कि सबसे कम्पिटिटिव ये होगा। लाहौर और कराची के लिए हमने एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड शो करना है इंशाल्लाह, क्योंकि स्ट्रगल किया उन टीमों ने, उनके साथ हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन ये आज नहीं करेंगे, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। तो जितने भी देखने वाले हैं कल जरूर ट्यून इन करें, कल भी हम दो टीमों का खुलासा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच वाजिब भाई फॉर बीइंग विद अस। दूसरी जानिब खवातीनों के साथ जाने से पहले आई थिंक पाकिस्तान वुमेन्स ओडीआई टीम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ICC के जो अभी हमारे चल रहे क्वालिफायर, उसके अंदर आज उन्होंने आयरलैंड को हराने में कामयाब रही है, टॉप ऑफ द टेबल है अभी, और इस पर कल सना से जो है वो हम तफसीली गुफ्तगू भी जरूर करेंगे। 2:50 नजर है, ऐसे लग रहा है अब ऊज आउट हो रही इन्फॉर्मेशन, पर मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बाजी भाई, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस, फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम नाउ फॉर PSL 10 एंड गेम ऑन है, लुक आफ्टर।